ओके जनाब, पाकिस्तान के अंदर जो आज मेजर डेवलपमेंट है वो ये है, जिसका कि ट्विटर के ऊपर भी बड़ा जिक्र किया गया है। वैसे कमीशन तो बना देते हैं पर वो कमीशन काम करती है करीब। बहरहाल एनीवेज, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो मुलाकातें आज की थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैज़ ईसा साहब के साथ, उसके बाद इन्होंने अनाउंस किया जी कि हम एक कमीशन जो है वो बिठा रहे हैं। वो 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जिन्होंने के एलिगेशंस लगाए थे कि स्पाई एजेंसीज जुडिशल काम के अंदर इंटरफेयर करती हैं, उसके लिए ये जो 6 जजेस थे ये हाई कोर्ट के, ये हैं जस्टिस मोहसिन कियानी, तारिक महमूद, बाबर सत्तार, सरदार एजाज खान, अरबाज ताहिर, समन रफत। तो इन्होंने कहा था, एक लेटर लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और उन्होंने कहा था जी कि एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाने की जरूरत है इस मैटर के ऊपर। ये सारी डिटेल्स जो है आज लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ साहब दे रहे थे, जो वहाँ पे मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान और जस्टिस मंसूर अली शाह भी। तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, और गवर्नमेंट बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि इसके ऊपर जो है एक इम्पार्शियल जुडिशल पर्सन इस कमीशन के ऊपर लाने की ज़रूरत है, जैसे कि एक रिटायर्ड जज जिसकी कि अच्छी रेपुटेशन हो अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, जो कि सारी इसमें प्रोब करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये सारे का सारा मैटर जो है प्राइम मिनिस्टर साहब कल कैबिनेट में पेश करेंगे, कल यानी फ्राइडे को, और वो कहते हैं जी कि ये बड़ा ही सीरियस मैटर है और प्राइम मिनिस्टर ने इसको बड़ा सीरियसली लिया है, और वो कहते हैं जी कि तमाम अदारे जो हैं उनको अपने फ्रेमवर्क में लेके काम करने की ज़रूरत है और किसी के साथ जो है इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब प्रोब तो बनती है फायन, तो अब देखेंगे ये कमीशन जो है क्या करती है। आज जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं JUIF के चीफ, वो आज एक टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा जी कि ये गवर्नमेंट बिल्कुल ज़्यादा आगे नहीं चल सकेगी, ये कोलैप्स कर जाएगी, और मुझे बड़ा अफसोस है कि ये जो रबर स्टैंप गवर्नमेंट बनी है, क्योंकि मैंडेट इनका नहीं था, इसको बड़े सारे चैलेंजेस हैं, और मुझे अफसोस है कि ये सारे का सारा मलबा अगर ये फेल हुए तो इन पॉलिटिशियंस के ऊपर आगे गिरेगा। इन्होंने कहा जी कि हम जो हैं उन इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे जिन्होंने के इलेक्शन के अंदर एक गेम की है, और जो नेशनल असेंबली के अंदर जो बाई इलेक्शंस भी होने वाले हैं कि जो सीट्स वेकेंट हुई हैं उसमें भी हम हिस्सा नहीं लेंगे, और ना ही हम प्रोविंशियल असेंबलीज जो खाली हुई हैं उसके अंदर हिस्सा लेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि रमज़ान के बाद अप्रैल 25 से हम एक प्रोटेस्ट मूवमेंट्स शुरू कर रहे हैं रिगार्डिंग ये जो रिगिंग हुई है इलेक्शंस में, और ये हम शुरू करेंगे बलूचिस्तान से, उसके बाद जो है फिर हम जो है दूसरे सूबों में भी जाएंगे। वो कह रहे हैं जी कि PTI जो थे उनके साथ हमारे पहले बड़े इख्तलाफात थे, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी थी वो इलेक्शन रिलेटेड, उसमें कोई वो बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हमें लगता है उनके स्टांस में बड़ी चेंज आई है, तो हम उनके साथ मिल के बैठ सकते हैं और हम आगे चल सकते हैं। ठीक है जी, ये आज बातें मौलाना साहब ने की हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो हैं जी ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा जी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के ऊपर, ताकि ना सिर्फ कस्टम्स को रेगुलेट किया जा सके बल्कि ये जो टेररिस्ट हैं इनकी मूवमेंट को भी कर्ब किया जा सके। आज अपने एक्स के ऊपर उन्होंने कहा जी कि हम काबुल को कॉन्स्टेंटली बता रहे हैं कि आपकी ज़मीन जो है टेररिस्ट यूज़ कर रहे हैं, और हाइड आउट्स उन्होंने बनाए हुए हैं, और वो बड़े फ्रीली जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर आते हैं। पाकिस्तान जो है उसने बड़ी दफ़ा अफगानिस्तान को कहा है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, लेकिन आप कोऑपरेट चूँकि नहीं कर रहे हैं तो अब हमको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे लाना पड़ेंगे ताकि हम गुड नेबर्स की तरह रह सकें। यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो भी स्मूथली चले और लोग प्रॉपर वीज़ा और पासपोर्ट लेके अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर एंटर हुए। ये आज कहा जी ख्वाजा आसिफ साहब ने। इसके अलावा जनाब PTI जो है वो संडे के दिन से ये जो जुडिशल ऑटोनॉमी है इसके लिए, यानी कि जुडिशरी की आज़ादी के लिए जो है रैलीज निकालनी शुरू करेगा, और ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं आज चेयरमैन जो हैं PTI के वो उनकी मुलाकात थी आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ। उसके बाद इन्होंने गौहर अली खान साहब ने, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने ये आज मीडिया को बताई है, और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने भी अपना मैसेज दिया है कि हम जो है जुडिशरी के साथ करें, उन्होंने सॉलिडारिटी दिखाई है। बैरिस्टर गौहर साहब का कहना था कि फ्रीडम ऑफ जुडिशरी जो है वो हम जो ये रैली अब निकाल रहे हैं उसके लिए वो इमरान खान साहब की डायरेक्टिव पे निकाल रहे हैं। आज अडयाला जेल में अथॉरिटीज़ ने को तकरीबन 11 लीडर्स और PTI की जो लीगल टीम थी उनको इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी। इन लोगों में बैरिस्टर गौहर, शोएब शाहीन, शेर अफजल मरवत,
फैसल जावेद, जरताज गुल, आमिर नियाजी वगैरह जो हैं वो शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम एक लेटर भी लिखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खान साहब के बिहाफ के ऊपर कि जी हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं, लेकिन इसके ऊपर एक प्रोब बिठाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है जी उसने अभी के लिए FIA को रोक दिया है कि आप किसी जर्नलिस्ट को भी जो है वो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि इस सिलसिले की जो पूरी की पूरी हियरिंग है वो पूरी नहीं हो जाती। ये 3 मेंबर सुप्रीम कोर्ट का बेंच था जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब, और उनके सामने केस था कि ये जर्नलिस्टों को बेतहाशा हरास किया जाता है उनका सिर्फ काम करने के लिए। बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद जो हैं, जो कि काउंसिल हैं प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा जी कि ये जर्नलिस्ट जो हैं उनके साथ बहुत उनके कामों में और उनकी प्रिवेसी के अंदर इंटरफेयर किया जा रहा है। तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि प्रिवेसी जो है वो उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, क्या तस्वीरें बाथरूम्स में और उनके कमरों में लेना जो है वो जायज़ है, जिसके ऊपर बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा जी कि ये तो FIA की आदत है कि वो अपनी पावर्स को मिसयूज़ करता है और इस तरह के जो हैं वो काम करते हैं। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनके पास जो पावर है अंडर PICA सेक्शन 20 उसको नल एंड वॉइड कहा था। तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा जी कि ये क्या जजमेंट जो है पूरी तरह से एनफोर्स की गई थी, तो बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि नहीं, एक रूलिंग आई थी लेकिन इसकी डिटेल्स मुझे पता नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया था कि नहीं। ऐसे है पाकिस्तान के अंदर जी जो प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने अब कहा है जी कि मैं जॉइंट एक सिटिंग बिठाने वाला हूं दोनों पार्लियामेंट्री हाउसेज जो हैं, यानी कि नेशनल असेंबली और सेनेट, इन द 3rd वीक ऑफ अप्रैल में। इसमें वो कहते हैं जी कि सबसे पहले तो प्रेसिडेंट साहब का एड्रेस होएगा, फिर उसके ऊपर जो है वो क्योंकि ये मैंडेटरी होता है अंडर आर्टिकल 56 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि ये जब जो है वो अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं साल की वो बताते हैं, और जाहिर है कि इनको गवर्नमेंट जो है पूरी एक लिस्ट देती है कि वो किस पे बात करनी है। सेकंड, फिर नेशनल असेंबली का जो सेशन होएगा वो अप्रैल 1 को है, और वो तो जो है उसमें कोई लेजिस्लेशन पास नहीं किया जाएगा। थर्ड, जो नेशनल असेंबली का सेशन होएगा प्रेसिडेंट साहब के एड्रेस के बाद, तो उसमें फिर लेजिस्लेशंस लाए जाएंगे और उसको बड़ी फास्ट पेस पे पास करने की कोशिश की जाएगी, और जो फिर कमेटीज़ हैं वो फॉर्म की जाएंगी अप्रैल में ही। तो इनके एड्रेस के बाद ये सारा काम जो है ये शुरू हो जाएगा। नादरा के जो बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं जी, उनके अगेंस्ट एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, क्योंकि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT बिठाई गई थी कि जिसमें उन्होंने कहा था जी कि इन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानियों का जो डेटा है नेटा के डेटाबेस से वो चोरी हुआ है। तकरीबन 2.7 मिलियन पाकिस्तानीज़ का डेटा जो था वो चोरी हुआ था। इस सिलसिले में जब JIT की टीम ने बताया कि कौन कौन से लोग और क्या हो सकता है या हुआ है, उस सिलसिले में 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है और उनको चार्जशीट भी किया गया है। ये सारी की सारी एक्शन जो थी इनिशिएट की गई थी अगेंस्ट DG टेक्निकल एंड DG नेटवर्क कराची, और कुछ और लोग इसके अंदर शामिल हैं। तो ये लोगों ने क्योंकि बड़ा इसके ऊपर एतराज़ किया था कि भाई हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है आप कैसे ये दे रहे हैं इनको। और जनाब आपको पता ही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी गर्मा गर्मी में चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक डेलीगेशन कल हेडेड बाय कॉमर्स सेक्रेटरी खुरम आगा ये मिलने के लिए गए थे अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अमीर खान मुत्तकी से। जो खुरम साहब हैं वो 2 दिन के दौरे पे हैं काबुल में, जहाँ पे कि इन्होंने ऑन गोइंग ट्रेड इशूज़ जो हैं उनके ऊपर डिस्कस किया। इसके अलावा खुरम आगा साहब ने उनको बताया कि भाई आपकी ज़मीन जो है जो TTP यूज़ कर रही है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए पाकिस्तान में, उसको भी रोका जाए। इसके अलावा इन्होंने और भी जो हैं बातें की कि जैसे पेशेंट्स जो हैं, जो मरीज़ हैं जो अफ़गानिस्तान में जिनको इलाज चाहिए, उनको कैसे लाया जा सकता है, पाक अफ़गान बॉर्डर को कैसे ठीक किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट और दूसरे इकोनॉमिक टाइज जो हैं उनको भी कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये सारी बातें जो हैं जी ये यहाँ पे बातचीत की गई। अच्छा जनाब, आज द वायर की 2 स्टोरीज़ हैं इंडिया के ऊपर और दोनों ही बड़ी ही इंटरेस्टिंग हैं। और एक तो जो स्टोरी है वो पॉलिटिकल स्कॉलर सुहास पालशी का जो है उनकी बातचीत हुई है जो सीनियर एडिटर हैं द वायर के करण थापर साहब उनके साथ, और उन्होंने बड़ी ही खतरनाक बातें जो हैं वो की हैं अपने इस इंटरव्यू में। उन्होंने कहा जी कि ये जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है, ये जो बड़े ही खतरनाक जो एक इशू सामने आया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, जिसमें कि पता चला था कि जी बीजेपी जो थी वो सबसे बड़ी बेनिफिशरी थी और मिलियंस ऑफ डॉलर्स ही उसने इसके ऊपर कमाए हैं। तो उससे उस मुद्दे से लोगों की नज़र हटाने के लिए उन्होंने ये इतने पॉपुलर चीफ मिनिस्टर को जो है
वो अरेस्ट किया है। लेकिन वो कहते हैं जी कि सुहास साहब कहते हैं कि ये एक और चीज़ भी इंडिकेट करती है कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं लोकसभा के, वो भी फेयर एंड फ्री नहीं होंगे, जो कि एक बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि हिंदुस्तान आपको पता है अपने आप को क्लेम करता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। ये एक 28 मिनट का इंटरव्यू है और सुहास साहब जो हैं चीफ एडिटर हैं ऑफ स्टडीज़ इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो उन्होंने कहा जी कि ये एक टेक्निकल रीजंस हैं इनके, ये जो कुछ भी किया जा रहा है, और आपको ये बड़ा केयरफुली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि केजरीवाल के अरेस्ट के पीछे मेन मैसेज क्या है। इसके पीछे मेन मैसेज जो है वो ये है कि अगर हमने केजरीवाल जैसे पॉपुलर आदमी को पकड़ा है तो दूसरे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं हु आर आउट ऑफ लाइन विद बीजेपी, उनको भी पकड़ा जा सकता है और उनको भी सजाएं दी जा सकती हैं जस्ट बिफोर इलेक्शंस। और उनको बताया जा रहा है कि अगर आपने बाउंड्री क्रॉस की, जैसे कि केजरीवाल साहब हर वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे, तो अगर आपने बाउंड्री क्रॉस की तो आपके खिलाफ भी ये एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो इसका मतलब है, सुहास साहब कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अब कंप्लीटली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जो डाइसेंटिंग वॉइसेस होती थी उनको डिमिनिश किया जा रहा है एक पूरे एजेंडा के तहत, और जो कि बड़ा ही अफसोस का। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, आप अगर सुनना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर सुने द वायर के ऊपर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक इंटरव्यू है। द वायर की एक दूसरी स्टोरी है जी, और ये स्टोरी जो है दिस इज़ रिटन बाय एस.एन. साहू, और इसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि जो इंदिरा गांधी की जो 1975 की इमरजेंसी थी वो तो कुछ भी नहीं थी जो कुछ मोदी जी इस वक्त मुल्क के अंदर कर रहे हैं, अपने ऑपोजिशन के लीडर्स को जो हैं जैसे वो तंग कर रहे हैं। 1975 की जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी तो बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स को जेलों में डाला था, लेकिन 1977 में ये इमरजेंसी उठाई गई थी, इन तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को जेलों से वापस लाया गया था और इन सब को इजाज़त दी गई थी कि ये इलेक्शन लड़ सकते हैं, और उसके बाद कोई भी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की गई थी। तो साहू साहब कहते हैं जी कि मोदी जी की रजीम जब से आई हुई है ये तो यही चल रहे हैं, पकड़ धकड़ अरेस्ट जो है, और अब तो इन्होंने हद ही कर दी है 2024 के ये जो अभी आने वाले हैं लोकसभा के इलेक्शन। इससे पहले जितने भी मेन पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं जिसके के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े और पॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, जैसे कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, के कविता ऑफ भारत राष्ट्र सिमेट्री, इन सब को जो है ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले जो हैं वो अरेस्ट करते जा रहे हैं। और कांग्रेस के साथ तो वो कहते हैं जी इन्होंने हद ही कर दी है, उनके तमाम के तमाम अकाउंट सीज कर दिए हैं ताकि उनको फाइनेंशियली क्रिपल किया जाए, और उनके ऊपर जो है बड़े करप्शन के चार्जेस भी लगाए हैं और बाकियों के ऊपर भी ये लगा रहे हैं। वो कहते हैं जी कि ये काम जो था ये इंदिरा गांधी ने नहीं किया था, इमरजेंसी हालांकि उसने लगाई थी, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी का अकाउंट उन्होंने ना तो ब्लॉक किया था ना फ्रीज किया था। बीजेपी जो है उसका ये जो रुथलेस एक्शन है अगेंस्ट ऑपोजिशन पार्टी, ये एक स्ट्रैटेजी शो करता है मोदी जी की जो अपोनेंट्स के खिलाफ है कि उनको पेंट करो करप्ट, उनके बारे में कहो जी ये करप्ट है, उनके बारे में ये कहो ताकि लोग जो है बीजेपी को दें। और वो कहते हैं जी कभी भी ऐसे हुआ नहीं है पार्लियामेंट की हिस्ट्री में इंडिया के अंदर कि जितनी भी डाइसेंटिंग वॉइसेस थी उनको निकाला जाता था, पार्लियामेंट से निकाला गया है और उनको जो है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर ना आएँ, तो और उनको डराया धमकाया भी गया है। तो ये तो उन्होंने कहा जी कि हिंदुस्तान की सेक्युलर हिस्ट्री में आज तक कभी हुआ नहीं था। तो मुझे लगता है कि हमारे नेबर्स हमसे सीख रहे हैं, चलो कुछ तो इंडिया साढ़े को सीख रहा है, वैसे असी तो सारा कुछ इंडिया तो सीखने सा, लेकिन कुछ तो इंडिया हमसे सीख रहा है। ठीक है जी, तो ये सब कुछ चल रहा है। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ब्लूमबर्ग के अंदर जी एक रिपोर्ट आई है बड़ी ज़बरदस्त, और ये रिपोर्ट जो है ये एक इंटरव्यू है जो कि इंडिया के फॉर्मर जो उनका था आरबीआई जो उनका है के जो गवर्नर थे रघुराम राजन साहब, उनसे इन्होंने ब्लूमबर्ग वालों ने एक इंटरव्यू लिया। आपको पता ही है कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं रघुराम राजन साहब, ये टीच करते हैं फाइनेंस एट शिकागो यूनिवर्सिटी की जो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस है, बहुत ही हाई एंड किस्म का, वहाँ पे ये इकोनॉमी पढ़ाते हैं। वो कहते हैं जी कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो बातें बड़ी बड़ी की जा रही हैं और बड़ी पॉलिटिशियंस ने हाइप क्रिएट कर दी है कि हमारा बड़ा स्ट्रांग इकोनॉमिक ग्रोथ है, बड़ा स्ट्रांग इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये एक बहुत बड़ी गलती है, इसके अंदर स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं। जिस वक्त तक इस मुल्क के अंदर एजुकेशन इंप्रूव ना की गई और स्किल्ड वर्कफोर्स ना पैदा की गई, उस वक्त तक हिंदुस्तान ये जो बेनिफिट्स हैं अपनी यंग पॉपुलेशन के नहीं ले सकेगा। उन्होंने कहा जी कि पॉलिटिशियंस हमको बिलीव करवाना चाहते हैं, खासतौर पे मोदी जी,
ये जो है वो कह रहे हैं कि जी इंडिया को मैं थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी चंद ही सालों में बना लूंगा और डेवलप्ड कंट्रीज में इंडिया का शुमार होना शुरू हो जाएगा 2047 तक। उन्होंने कहा जी ये जस्ट एन आई वॉश है और ये बिल्कुल, बल्कि उन्होंने कहा जी ये नॉनसेंस है, मैं बिल्कुल इस गोल को डिसमिस करता हूं। ये ऐसा हो ही नहीं सकता जब 1 मिलियंस ऑफ किड्स जो हैं वो आपके हाई स्कूल की एजुकेशन तक नहीं ले सकते, दे आर आउट ऑफ हाई स्कूल एजुकेशन एंड ड्रॉप आउट्स हैं, और आपका जो ड्रॉप आउट रेट है वो इतना हाई है। और जो इंडिया के अंदर ग्रोइंग वर्क फोर्स है उसके बेनिफिट्स आप उस वक्त लेंगे जब उन लोगों को हाई पेइंग जॉब्स मिलेंगी। और आप जो कह रहे हैं बार बार कि 8% ग्रोथ है, 8% ग्रोथ है, ये सस्टेनेबल नहीं हो सकेगी अगर इस वक्त है भी, जो कि इन्होंने कहा कि मैं मानने को तैयार नहीं हूं। और खास तौर पे जो मोदी जी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बड़े बड़े जो एयरपोर्ट्स, बड़े बड़े स्टेडियम, और जो अभी रिसेंटली इन्होंने एक चिप मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री सेटअप करने की जो बात की है कि जिसके लिए इंडिया ने कहा है कि हम $10 बिलियन उसके ऊपर स्पेंड करेंगे। तो रघुराम राजन साहब का कहना है जी कि ये बिग प्रोजेक्ट्स जो हैं सस्टेनेबल नहीं हैं। हिंदुस्तान को अगर तरक्की याफ्ता से लेके तरक्की पजीर से लेके तरक्की याफ्ता मुल्क अगर बनना है तो फिर आपको सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पैन कुछ याद आ रहा है दोनों इस तो सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज, ये किसने कहा था पाकिस्तान को? आतिफ मियां ने, जो हमारे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और अमेरिका के थिंक टैंक में हैं। तो उनको आने नहीं दिया गया था, उनका नाम नॉमिनेट किया था इमरान खान साहब ने कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में ये हमें बताएंगे। ही इज़ इन अमेरिकन थिंक टैंक आतिफ मियां, लेकिन जी वही हमारी छोटी सोच, ओ जी ये तो इस्माइली मुसलमान है, अहमदिया है ये, बल्कि अहमदी ये नहीं, इसको नहीं पाकिस्तान में बुलाना। भैन मतलब हद हो गई है। मां तुहाडी जिहड़ी है और डेथ बैड ते पई होई है ते तुसी कह रहे हो जी गोरा काला जीव हिंदू सिख डॉक्टर मेरी मां को नहीं देखेगा, सिर्फ मुसलमान डॉक्टर ही देखेगा। हद होगी तुहाडे कोलों यार ऐसे। अच्छा जनाब, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जो बड़ी ही मार्शल आर्ट से भरपूर फिल्म है जिसको के बना रहे हैं अली अब्बास जफर, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ। इस ट्रेलर लॉन्च पे ना सिर्फ अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ थे, बल्कि इसके अंदर जो है आलिया एफ और मानुषी चिल्लर जो हैं वो भी हैं, और रोनित रॉय जो हैं उनको आर्मी का चीफ बनाया गया है। और ये जो हैं दो लड़के अक्षय कुमार और टाइगर, ये इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स बने हुए हैं जो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े एनिमी के साथ फाइट करेंगे, जिसका नाम जो कि प्ले कर रहा है रोल पृथ्वीराज सुकुमारन। और वो जो हैं कह रहे हैं जी कि ये फिल्म जो है बहुत अच्छी है वैसे तो, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पे क्लैश करेगी अजय देवगन की जो स्पोर्ट्स फिल्म आ रही है मैदान उसके साथ। लेकिन पायन अब देखने का है कि ये जो है कौन सी फिल्म आगे चलेगी, लेकिन लगता तो दोनों ही फिल्में हैं। अच्छा है। और जनाब गोविंदा ने एक दफ़ा कहा था मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा, आज उन्होंने अनाउंस किया जी मैं फिर से पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ और 2024 के जो लोकसभा इलेक्शंस हैं उनको मैं फाइट करूँगा। इन्होंने शिवसेना को ज्वाइन किया है और इनको आज पार्टी के अंदर वेलकम किया महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने। और एक दफ़ा इससे पहले गोविंदा ने पहले भी कहा था कि ये जो इंडियन पॉलिटिक्स है ये सिर्फ डिसेप्शन है, इसमें अच्छे लोग नहीं जाते। तो पायन फिर व्हाट इज़ दिस, व्हाई डिड यू ज्वाइन? बहरहाल जी ये आ गए हैं। और जी साड़ी बाजी तो हम आ गई है ना जी, उसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, रोज बाजी की कोई ना कोई खबर होया करेगी। आज तो जनाब उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो राहुल गांधी और उसकी बहन प्रियंका गांधी हैं ये दोनों नेपो बेबीज हैं। अब आप सोच रहे होंगे नेपो बेबीज क्या है? नेपो का मतलब नेपोटिज्म बेबीज हैं, नेपो बेबीज हैं ये। वो कहती है कि ये दोनों वो कल्चर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं नेपोटिज्म का, जिसके के खिलाफ मैंने सारी जिंदगी जो है बॉलीवुड के अंदर फाइट किया है। और ये जो सिस्टम है इसने मुझे बेतहाशा टारगेट किया था और मैंने हमेशा उसके खिलाफ बोला था। ये ग्रुपिज्म है बॉलीवुड में और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो अब ये चला रहे हैं, ये उसी तरह डायनेस्टीज जो हैं उधर बॉलीवुड के अंदर भी चलती हैं, जिनके के मैं बड़ी खिलाफ हूँ। ये गांधी और उसकी बहन जो हैं ये तो इस तरह से आते हैं जैसे ये मार्स पे रहते हैं और हिंदुस्तान के प्रॉब्लम्स तो इनको पता ही नहीं है। और फिर इन्होंने एक और बहुत बड़ा दावा किया, उन्होंने कहा जी कि सिर्फ शाहरुख खान और मैं जो हैं लास्ट जनरेशन इस मुल्क में रह गए हैं ऑफ बिग स्टार्स, और ये जो ओटीटी के ऊपर बड़े सितारे काम कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ओटीटी पे बड़े सितारे नहीं बनते।
हाय ओए कंगना बाजी, आप कैसी बातें करती हो, अच्छी बनो। अब तो पॉलिटिक्स में आ गया, आप सीट जीत जाओगी यानी ऐसे। अच्छा जी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है स्केड्यूल पूरे का पूरा पाकिस्तान टूर के लिए, और उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान को होस्ट करेंगे फॉर लिमिटेड ओवर सीरीज इन नवंबर, और इसमें वो खेलेंगे 3 ODIs और 3 T20s। जो ODI सीरीज है वो 4 नवंबर से मेलबर्न में शुरू होएगी और एंड होएगी 10 नवंबर को पर्थ में, और T20 सीरीज जो है 14 नवंबर से ब्रिस्बेन में शुरू होएगी और एंड होएगी नवंबर 18 को इन होबर्ट। पाकिस्तान जो है वो 11 महीने के बाद ऑस्ट्रेलिया को टूर करेगा। इन्होंने पहले 3 टेस्ट जो हैं खेले थे आपस में, बेनो कादर ट्रॉफी में पर्थ में और सिडनी में और मेलबर्न में, इन दिसंबर 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक। तो ये सारा स्केड्यूल आ जाया है। इसके अलावा जनाब जो पीसीबी है वो हेड कोच के लिए न्यूजीलैंड के फॉर्मर क्रिकेटर ल्यूक रॉन्ची को कह रहे हैं कि भाई तुम ज्वाइन करो। पीसीबी के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने लास्ट वीक कहा था कि पीसीबी जो है ये प्रॉपर पैनल ऑफ कोचेस बनाना चाहता है, खासतौर पे ये जो 5 मैच T20 सीरीज आ रही है न्यूजीलैंड के साथ जो कि अब शुरू होएगी अप्रैल 18 को, उसके लिए रॉन्ची को इन्होंने लास्ट ईयर भी कहा था कि आप हमको ज्वाइन करें एज कोच, लेकिन इसने टर्न डाउन कर दी थी उस वक्त ऑफर। तो अब रॉन्ची कह रहा है कि मैं आई विल थिंक अबाउट इट एंड देन आई विल, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत सारे जो कोचेस फॉरेन जो छोड़ के चले गए थे तो उनकी जगह जो है बहुत खाली है और उनको फिल करना है। इसके अलावा पीसीबी जो है कंसिडर कर रही है वापस से बाबर आजम 29 ईयर्स ओल्ड बड़े डायनेमिक जो प्लेयर है उनको फिर से नेशनल टीम का कैप्टन बनाने के लिए। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने लास्ट वीक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 7 मेंबर सिलेक्शन कमेटी जो है वो ये सारी की सारी चीज़ जो है वो डिसाइड करेगी। वैसे तो शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन करेंगे हमारी टीम को, लेकिन एक नया स्किपर भी आ सकता है जब हम कमेटी में बैठ के बातचीत करेंगे। बाबर जो हैं उम्रे से वापस आ चुके हैं और इनकी जल्दी मुलाकातें पीसीबी के ऑफिशियल्स के साथ होंगी, इससे पहले कि ये जाएंगे एबटाबाद ट्रेनिंग कैंप काकूल के अंदर अटेंड करने के लिए, जहाँ पे बाकी भी टीम जा रही है। इस सिलसिले में उन्होंने कोई बात तो नहीं की है, लेकिन ये ना तो अपना माइंड मेकअप किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर मुझे उन्होंने ये ऑफर की तो मैं बोर्ड के साथ बैठ के बहुत सारे इश्यूज के ऊपर बात करूंगा। ठीक है मैन। और जनाब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स एटीपी के जो गोल्फ के मैचेस होते हैं जनाब, इनकी 10th मास्टर्स 1000 इवेंट जो है उसकी बिडिंग जो है इन्होंने ओपन कर दी है। पहले तो आपको पता है, हमने आपको बताया था कि सऊदी अरेबिया ने 1.3 बिलियन US डॉलर्स ऑफर किए थे कि मेंस विमेंस टूर्स और जितने भी मैचेस जहां पे होंगे उसके लिए हम ऑफर कर रहे हैं। एटीपी को अब पड़ गया है लालच, एटीपी को पता चल गया है कि मिडिल ईस्ट में है बहुत सारे पैसे, इसलिए अब उन्होंने इसको खोल दिया है कि जी इसमें कतर भी अब बिड कर सकता है, यूएई भी बिड कर सकता है एंड इवन टेनिस ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंदर बिड कर सकता है। टेनिस ऑस्ट्रेलिया जरा हार जाएगा है जी। और यूएई ने तो जनाब हद कर दिया, यूएई तो अब 2 बिड्स डालेगा, एक दुबई की तरफ से और एक अबू धाबी की तरफ से। और हम आपको बता दें कि ये टेनिस के बहुत ही हाई एंड मैचेस जिसमें दुनिया सारी के बड़े बड़े सितारे जो हैं वो ऑलरेडी दुबई में खेलते हैं और कतर में भी खेलते हैं। तो दुबई के लिए इजी होएगा, अबू धाबी के लिए और टेनिस ऑस्ट्रेलिया के जरा थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, जिसको कि आप कहते हैं यूएफसी के जो सीईओ है डाना वाइट, उन्होंने आज अनाउंस किया है कि इस समर में हम सऊदी अरेबिया में बहुत बड़ा एक मेजर इवेंट कराने जा रहे हैं। अपने एक्स के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि हम ना सिर्फ ये यूएफसी फाइट बल्कि और भी 4 बिग फाइट्स जो हैं यहाँ पे लेकर आएंगे जून 2022 को। और जो इसका पहला ओपनिंग मैच जो होएगा वो फॉर्मर मिडिल वेट चैंपियन रॉबर्ट विटेकर और अनडिफीटेड सुपरस्टार जो है कैमजत शिमेवो उसके साथ जो है ये होएगा उनके बीच में। तो सूदिया इज स्पेंडिंग बिग मनी ऑन, सूदिया जो है ना, सूदिया बहुत जो है स्पेंड कर रहा है स्पोर्ट्स के ऊपर है जी। बस तो ये थी हमारी खबरें।